अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर प्योरिटन एज के बारे में है। द प्योरिटन पीरियड विच स्टार्टेड इन 1603 एंड इट इज़ एंडेड इन 1616. It started with the death of the Queen Elizabeth I and when the King James I become the King of the England. King James IV of the Scotland become the King James I of the England. So in this lectures we are going to see the political and social background of the age. हमने इसको देखना है. So 1603 is the very significant year because it is the year कि जहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ होती है और किंग जेम्स फर्स्ट took control of the throne of the crown of England. सो किंग जेम्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि किंग जेम्स जो था एक्चुअली ही हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम द फीमेल लाइन ऑफ द हेनरी द एट से उसके ख़ानदान से उसका जो नस्ल मिलता था, लेकिन उसकी फीमेल साइड से उसका मिलता था. ही वाज नॉट डायरेक्टली डिसेंडेंट ऑफ द फ्रॉम मेल साइड और उसका बेसिकली ताल्लुक स्कॉटलैंड से था. So उसकी जो because of his mother he is connected to the Henry the VIII. यहाँ पर एक बात बताते चलो कि क्वीन एलिज़ाबेथ द फर्स्ट उसने अपनी थ्रू आउट हर लाइफ she did not marry although there was proposals for her even the Spanish king, and as a result जब उसने ये proposal reject किए तो स्पेनिश आर्मेडा भी इसके रिजल्ट में ही हुआ था. Spanish armada just because of the Spanish king proposed to Queen Elizabeth and she rejected her. So there was a war between England and Spain, which is also called Spanish Armada और जो 1588 में ये वाक़या हुआ था. उसके बाद फिर there are other proposals and in one of the book it is written विल ड्यूरेंट की एक बुक है फिलॉसफी की जहाँ पर वो फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करता है. तो वहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ का भी जिक्र आया था कि और उस बुक में लिखा था कि उस बुक में ये था इट वाज मेंशन कि जो फ्रांसिस बेकन का जो क्लोज फ्रेंड था जो ड्यूक था जो एक जो जिसके साथ उसकी अटैचमेंट थी एंड द मैन वाज अ वेरी यंग मैन एंड क्वीन एलिज़ाबेथ प्रपोज्ड द मैन बट ही रिजेक्टेड द क्वीन एलिज़ाबेथ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द हेट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगर कि उसको बहुत गुस्सा आया था कि बीइंग द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड how can the person how can the duke how can the lord can reject me. So as a result the person was punished, and not only the punished but he was executed, he was murdered. And yes वो जो था लॉर्ड जो था वो मॉरली ग्राउंड पर उसके अपने कुछ वजूहात थे जिसकी वजह से वो he was against the queen and he did not want to accept the proposal of the queen to get married. सो इस तरह से ये उसके अपने पर्सनल लाइफ के बारे में था क्वीन एलिज़ाबेथ की. बट यहाँ पर बात होती है किंग जेम्स की क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर अगर हम इसको देखते तो इट इज़ कॉल्ड दिस एरिया इज़ आल्सो कॉल्ड जैकोबियन एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट. तो उसकी किंग जेम्स की जो मदर थी जिसका नाम था मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, मैरी द क्वीन ऑफ द स्कॉटलैंड. एंड वो एक कैथोलिक थी और फर्स्ट वो शी वेंट टू फ्रांस और उसने ड्यूफन से वहाँ पर फ्रेंच में शादी की थी. एंड ही वाज द आयर टू द फ्रेंच थ्रोन. हालांकि वो प्रिंस था, अभी फ़िलहाल प्रिंस था, वो किंग नहीं बना था फ्रेंच का, लेकिन अपेरेंटली ही वाज द फर्स्ट वन टू टेक कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच थ्रोन after the death of the king at that time जो उस वक्त जो किंग था. But unfortunately Dufferin died and she returned to the Scotland and get married to one of her cousins लॉर्ड जिसको हम हेनरी स्ट्यूअर्ट भी कहते हैं, जिसका असल नाम था लॉर्ड ड्रैनली. लेकिन ये मैरी जो स्कॉट जो थी वो यंग थी, वो खूबसूरत थी एंड शी हैड एट काइंड ऑफ अफेयर्स विद डिफरेंट पीपल्स. और उसमें जो एक प्रोमिनेंट नेम आता है वो है इटालियन म्यूजिशियंस था और जिसका नाम था रीजो. और रीजो के साथ उसके अफेयर्स थे, नॉट ओनली नॉर्मल अफेयर्स बट हैविंग द इंटीमेट रिलेशनशिप विद रीजो. एंड the Dranley was
jealous of him, jealous of the Italian musicians, and ultimately, because the situation was unbearable for him to see his wife having the intimate relationship with a musician. So he got killed. He gets the man killed. तो उसने उस आदमी को मरवाया, इवन उसका मर्डर करवा दिया था. So to take the revenge, Mary Scott, because Mary Scott also liked this musician, the Italian musician. So to take the revenge, Mary plotted, उसने एक plot किया, and there was a person, James Bothwell, और उसके ज़रिए उसने ब्रेनली का, लॉर्ड ब्रेनली को भी मरवा दिया था. And within the few days of her husband murder, James Bothwell, जो belongs to the lower sections of the society, वो get married to the queens, and so यहाँ पर ये जो acts थे, it was because she was the queen of the Scotland, and this kind of act from the queen side, from someone belongs to such a respect, such a high position in the society, it was a completely shock for the society. Society के लिए एक सदमा सा था, because society, the people of the Scotland did not want to accept such things, and especially from the queen, but she was a kind of open-minded woman, and she believed in all such things जो उसको पसंद थी, और उसने वो सब कुछ किया अपनी लाइफ में जो उसको पसंद था. उसकी माँ जो थी यहाँ पर क्वीन रीजेंट थी, लेकिन उसके बाद जब मैरी द स्कॉटलैंड की जब वो तख्त संभालती हैं, सो ही वॉज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्कॉट. एंड क्योंकि यहाँ पर एक तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, और दूसरा ये था कि कि यहाँ पर एक तो लोग उसको वैसे भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट शी वाज डूइंग इन हर पर्सनल लाइफ, गेटिंग मैरिड टू वन पर्सन एंड हैविंग द इंटरफेयर एंड हैविंग द इंटीमेट रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन. तो ये सारी चीज़ें ओपन थी उसी सोसाइटी में, सबको पता था, तो लोग इस चीज़ को भी पसंद नहीं कर रहे थे. और सेकेंडली वो जो थी वो एक्चुअली कैथोलिक को रिस्टोर करना चाहती थी, एंड एक तो वो डेस्परेट थी, वो एम्बिशियस थी, तो इसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते थे. और दूसरा जो था वो जो एक चर्च था, प्रेस्बिटेरियन चर्च, यहाँ पर एक चर्च था जो चर्च ऑफ इंग्लैंड, और जो रिफॉर्मेशन हो रही थी स्कॉटलैंड में, नॉट ओनली सॉरी इट वाज नॉट द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, बट एक्चुअली इट वाज कॉल्ड प्रेस्बिटेरियनिज्म जो था वो उसकी अगेंस्ट, ये उसकी अगेंस्ट थी. ये एक रिलीजन था, द स्कॉटलैंड पीपल बिलीव इन दिस काइंड ऑफ रिलीजन, तो ये उसके अगेंस्ट थी. तो इस वजह से जो लोग थे उसको साथ ना पसंद करते थे. और एक तो इस तरह से जो उसका जो पोजीशन थी, द पोजीशन ऑफ द queen in Scotland was very weak, and ultimately she sought refuge only and only in England, because she ran away from the Scotland. People did not like her, और वहाँ पर उसने शेल्टर हासिल किया. So she took shelter in England. वहाँ पर इंग्लैंड वो भाग गई दोबारा से. she ran away and she took shelter in England, but there was there she was kept a close prisoner for 19 years. Mary was prisoned for 19 years, क्योंकि उसने जो प्लॉटिंग की थी, उसने जो कंस्पिरेसीज की थी क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, क्वीन एलिज़ाबेथ के खिलाफ, तो इसकी वजह से उसको अरेस्ट कर दिया गया था. एंड शी बिकेम द, क्योंकि उसने उसकी जो कंस्पिरेसीज थी, उसने जो प्लॉट्स किए थे, उन प्लॉट्स में से अगर हम देखते हैं तो शी आल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ द कैथोलिक प्लॉट्स अगेंस्ट एलिज़ाबेथ. तो डायरेक्टली उसने एलिज़ाबेथ के खिलाफ प्लॉटिंग की थी, एंड एलिज़ाबेथ वाज द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड. तो उसने मैरी को अरेस्ट किया, और उसके बाद क्वीन के पास और क्वीन एलिज़ाबेथ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था उसको माफ़ करने का. एंड अल्टीमेटली द मैरी वाज बी हेडेड, उसको सज़ा दी गई और उसको बी हेड कर दिया गया. तो इस तरह से जो चैप्टर था मैरी द स्कॉट का वो एंड हो गया. लेकिन उसका जो सन था
इन्फेंट सन था, द इन्फेंट सन, जो छोटा बेटा था इन्फेंट, उसका नाम था जेम्स। अब जेम्स के बारे में ये भी बात है कि जेम्स को एक्चुअली द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। जैसे एलिज़ाबेथ को द किंग ऑफ इंग्लैंड, इस तरह से जेम्स को, क्योंकि उसमें फेमिनिन क्वालिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थे। तो वो उसको वहाँ पर उसने पीछे कि जो इन्फेंट चाइल्ड था उसने पीछे उसको स्कॉटलैंड में छोड़ दिया था, क्योंकि और उसको इस प्रेस्बिटेरियन जो चर्च था उसने रेज किया था, उसने उसको पाला था। एंड ही ऑक्युपाइड हिज मदर थ्रोन एज द जेम्स द फोर्थ ऑफ द इंग्लैंड। उसने जो मैरी थी, क्योंकि थ्रोन तो मैरी द क्वीन ऑफ द स्कॉटलैंड, शी वाज द राइटफुल हेयर फॉर द थ्रोन। But after beheading the Mary the Scot, and when this the James जब अपनी एज को आया तो उसने इस तख्त को, इस थ्रोन को संभाल लिया। As he was the only heir to the English throne, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इंग्लैंड की साइड से देखते हैं तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपनी इंटायर लाइफ में शादी नहीं की थी, इसलिए उसका कोई अपना शी हैड नो चाइल्ड। सो इसकी वजह से जो राइटफुल एयर था, जो एक ब्लड था जो ट्यूडर डायनेस्टी में आ रहा था, आल्दो जो ट्यूडर डायनेस्टी थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो रॉयल ब्लड था वो सिर्फ जेम्स जेम्स द फर्स्ट के, जेम्स द फोर्थ ऑफ द इंग्लैंड के साथ मिलता था। और इसी वजह से उसको ये इंग्लैंड का उसको तख्त पे मिला, क्रॉन मिल गया था। So he was the only heir to the English throne after the Elizabeth death, and he united the two crowns and became James I of England. So he was the first one जिसने जो two crowns थे उसको एक साथ किया था, यूनाइट किया था, जिसमें से एक इंग्लैंड का था, एक द क्राउन ऑफ इंग्लैंड एंड दूसरा द क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड। इन दोनों ममालिक को, दोनों कंट्रीज़ को उसने साथ में मिला दिया था। और इस तरह से वो जो किंग्स फोर्थ था स्कॉटलैंड का, वो किंग्स फर्स्ट बन गया इंग्लैंड का। जब जेम्स ब्रॉट अप इन द प्रेस्बिटेरियंस रिलीजन हैड नो डिफ़िकल्टी इन एक्सेप्टिंग एंग्लिकनिज़म, क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड में जो था वो एंग्लिकल चर्च को, जबकि हेनरी द फर्स्ट ने कैथोलिक से ही कट्स अवे, ही डू अवे विद द कैथोलिक चर्च, तो उसने एंग्लिकन चर्च को प्रमोट किया। एंग्लिकन चर्च मीन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो किंग जेम्स था उसने भी एंग्लिकनिज़म को एक्सेप्ट किया था और उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, क्योंकि अगर हम प्रेस्बिटेरियंस को देखते हैं या फिर एंग्लिकनिज़म को देखते हैं तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों चर्चेस जो थे ये प्रोटेस्टेंट थे। सो बेसिकली दे वर द सेम। तो हाँ, देयर नेम्स आर डिफरेंट, देयर ओरिजिन्स आर डिफरेंट, बट एक्चुअली बोथ ऑफ द churches are the Protestants. So the trouble which started almost immediately after his accession, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके आने के बाद, जिसकी वजह से इंग्लैंड मज़ीद जो एक ग्लोरियस दौर देखा था क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, और उसके बाद फिर जो ड्रामा में डिक्लाइन आता है, प्रोज और सब कुछ जो एज सोसाइटी जब डिक्लाइनेशन शुरू होती है और एक ऐसी वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं उसके दौर में। वो तकरीबन फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी ये सब कुछ चलता एरोज और द, क्योंकि यहाँ पर जो था एक तरफ तो किंग था, किंग जेम्स, और दूसरी तरफ जो था वो पार्लियामेंट थी। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी और द टू कंसेंट, दो चीज़ें थी, इश्यूज जो थे वो दो थे। एक तो रिलीजन था, मजहब था, एंड दूसरा था राइट ऑफ द किंग टू रेज मनी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि जेम्स जो था उसको पैसे चाहिए थे और पैसों के लिए वो क्या करता था, वो टैक्सेस लगाता था। अब ये टैक्सेस अप्रूव होते थे, कहाँ से अप्रूव होते थे? पार्लियामेंट से। लेकिन पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करता था क्योंकि पार्लियामेंट डू नॉट वांट टू पुट टैक्सेस अपॉन द कॉमन पीपल। और क्योंकि पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटेरियंस थे, दे वर नॉट द नोबल मैन, दे वर नॉट द इनोसेंट मैन, दे वर नॉट द लॉयल पीपल टू द कंट्री, बट एक्चुअली दे वर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, खुद अपने बारे में सोचते थे।
सो ड्यूरिंग द एलिज़ाबेथ रेन, अगर हम एलिज़ाबेथ रेन को देखते हैं, द प्रिंसिपल अपोनेंट ऑफ द रिफॉर्म चर्च हैड बीन कैथोलिक। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एलिज़ाबेथ के दौर था उसमें अगर हम अपोनेंट्स देखते थे एलिज़ाबेथ के, तो वो तो सिर्फ कैथोलिक लोग थे। लेकिन जब यहाँ पर जो इन द न्यू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पर जब किंग आता है, दे मेड अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू ब्लो अप द किंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और जहाँ पर एक वाक़या भी हुआ था जिसको हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे किंग जेम्स को ऑफ द स्कॉटलैंड को, उससे मतलब हाथ से खुश नहीं थे। और ये दौर जो ग्लोरियस दौर था किंग एलिज़ाबेथ का, ये उस तरह से एक दौर नहीं था। तो वो दोनों को, किंग्स को भी और पार्लियामेंट्स को, दोनों को उड़ाना चाहते थे थ्रू गन पाउडर। लेकिन ये जो प्लॉटिंग थी, ये प्लॉटिंग एक्सपोज हो गई, और जिन्होंने ये प्लॉट किया था, ये तकरीबन 1605 में ये सब कुछ हुआ था, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया और उनको मार दिया गया। ये प्लॉट जो था हाउएवर डिस्कवर्ड, क्योंकि ये वक्त पर उन्हें पता चल गया था, और जो कंस्पिरेटर थे उनको सज़ा दी गई, उनको मार दिया गया था। एंड द प्यूरिटन हु हैड बीन कंपैरेटिवली क्वाइट सो फार नाउ टुक द लीड एंड ब्रॉट रिलीजन कंट्रोवर्सीज टू द फोरफ्रंट। वो रिलीजियस कंट्रोवर्सीज को सामने लेकर आए। एंड दे रिगार्डेड द सेरेमनीज इन द चर्च एज अ पॉपिश एंड वांटेड द किंग टू एबॉलिश देम। किंग से वो चाहते थे कि ये जो पॉप था, ये सारी चीज़ों को वो क्या करे, पॉप को एबॉलिश कर दी उनसे। बट किंग डिड नॉट येल्ड, लेकिन किंग ऐसा नहीं करना चाहता था। सो अगर फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से, ये सारे वो प्रॉब्लम्स थे जो टेंशन्स को एक्सकेलेट कर रहे थे, जो बहाने ढूंढ रहे थे सिचुएशन को ख़राब करने के लिए। तो उसमें फॉरेन पॉलिसीज़ भी आती है कि जब जेम्स एलिनेट करता है अ लार्ज नंबर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने आप से लोगों को जो था, क्योंकि ही विश टू बी अ पीस मेकर इन यूरोप, एंड विद दिस पर्पस ही अटेम्प्टेड टू अरेंज अ मैच बिटवीन हिज सन, क्योंकि उसके जो सन था, किंग जेम्स का सन, वो था चार्ल्स फर्स्ट। अब चार्ल्स फर्स्ट की वो मैरिज करना चाहता था, उसकी शादी करना चाहता था, किससे मैरिज करना चाहता, शादी करवाना चाहता था स्पेनिश, जो उसकी जो स्पेनिश किंग की जो एल्डेस्ट डॉटर थी किंग ऑफ स्पेन की, उससे वो करवाना चाहता था। द डॉटर ऑफ, पर मैं लिख लेता हूँ, द डॉटर ऑफ स्पेन। तो उससे का, एंड स्पेन जो था वो कैथोलिक था। तो यहाँ पर लोगों को ये भी टेंशन थी कि अगर जो नेक्स्ट लाइन में था वो तो किंग चार्ल्स द फर्स्ट, अगर उसकी शादी कैथोलिक से गर्ल से होती है, तो फिर पूरा इंग्लैंड दोबारा कैथोलिसिज्म रिस्टोर करेगा। एंड ये इंग्लैंड के लिए ठीक नहीं होगा। जो चीज़ उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस देकर, काफ़ी टेंशन्स देकर, काफ़ी लोगों को जगाया, रेनेसां ह्यूमनिज़म जैसे दौर से वो गुजरे, तो उसके बाद फिर से दोबारा वो कैथोलिसिज्म में जा रहे थे। तो ये इंग्लैंड के लिए ठीक नहीं था, इसलिए लोगों ने इस चीज़ को सख्त नापसंद किया। और क्योंकि लोग जो थे वो स्पेन से नफ़रत कर रहे थे, क्योंकि दे रिमेंबर द रेन ऑफ द ब्लडी मैरी, उनको ब्लडी मैरी का जो दौर था वो याद था कि किस तरह से उन्होंने प्रोटेस्टेंट को कत्ल किया था और किस तरह से स्पेनिश आर्मेडा हुआ था। सो द प्रिंसेस हाउएवर, लेकिन जो वहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर प्रिंसेस जो थी जिसके साथ किंग चार्ल्स फर्स्ट की शादी होने वाली थी, वो उसने खुद इनकार कर दिया इसी रिश्ते से। लेकिन उसके बाद फिर जो किंग चार्ल्स फर्स्ट जी थी, इसकी शादी एक और जो एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था हेनरीटा। यहाँ पर अगर हेनरीटा जो थी उससे हो गई थी हेनरीटा मारिया, और ये एक्चुअली द डॉटर ऑफ द फ्रेंच किंग, ये क्या थी, डॉटर ऑफ द फ्रेंच किंग। तो ये फ्रेंच किंग की डॉटर थी, और लुइस द 15। सो शी वाज आल्सो कैथोलिक, वो भी कैथोलिक थी। एंड द मैरिज वाज नो लेस देन एक डिटेस्टफुल टू द पीपल, क्योंकि लोग नहीं पसंद करने थे, क्योंकि वो तो स्पेनिश के भी अगेंस्ट थे, तो इसलिए वो फ्रांस के भी अगेंस्ट ही थे। और इसी वजह से लोग क्या थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें फेयर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शी माइट कन्वर्ट द चार्ल्स टू द कैथोलिक, और एट एनी रेट दे डू नॉट वांट टू ब्रिंग फॉर द कैथोलिक, वो कैथोलिक को फिर से दोबारा से फ़िरौग नहीं देना चाहते थे, उन्हें इजाज़त नहीं देना चाहते थे। तो ये एक इशू था। जो अगला इशू था वो था मनी का। सेकंड इशू आया था वो था स्पेसिफिकली पैसे थे उनके हवाले से। अगर हम पैसे की बात करते हैं मनी के हवाले से,
सो लेड टू द मोर बिटर क्वारल बिटवीन द किंग्स एंड द पार्लियामेंट के दरमियान था। अगर हम ट्यूडर डायनेस्टी को देखते हैं तो दे हैड बीन अ डिस्पॉट, वो मोनार्क थे, वो ट्राइंट्स भी हम उसको कह सकते हैं, बट दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड। लेकिन ट्यूडर डायनेस्टी और जैकोबियन जो स्ट्राउड डायनेस्टी थी उसमें एक दो चीज़ों का फ़र्क था कि ट्यूडर जो जितने भी मोनार्क्स थे उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट को इज़्ज़त दी थी, लेकिन जो ऑन द अदर हैंड जो स्ट्राउड मोनार्क्स थे उन पर पार्लियामेंट यकीन नहीं करती थी और ना वो पार्लियामेंट को अपना समझते थे। तो इस तरह से एक ट्रस्ट इशू था बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग। तो यहाँ पर स्ट्राउड थी क्योंकि जेम्स वांटेड टू इग्नोर द पार्लियामेंट। वो जेम्स फर्स्ट जो था वो कम्प्लीटली पार्लियामेंट को इग्नोर करना चाहता था और इस तरह से फिर जो क्लेम था वो वो क्लेम हासिल करना, जैसे कि वो तो कहते थे कि जो किंग का जो राइट है वो डिवाइन राइट है एंड किंग शुड अलाउ टू डू एनीथिंग बिकॉज ही इज़ द गॉड चोजन मैन एंड ही हैज़ द राइट, ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द क्लेम टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। तो इसको ये इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पर इस चीज़ को दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एंड दे कांट एग्री विद द किंग। सो जेम्स एंड आफ्टर हिम द चार्ल्स, अगर हम उसको देखते हैं तो थॉट इट बीनीथ द डिग्निटी टू कंसल्ट पार्लियामेंट। वो नहीं, वो अपने इज़्ज़त वो समझते थे कि ये हमारी इज़्ज़त में नहीं आता, हमारे ऑनर में नहीं आता। इट इज़ सच अ लो थिंग टू, अगर हम पार्लियामेंट से कंसल्ट, बिकॉज वी आर द किंग, वी हैव द एब्सोल्यूट पावर एंड पार्लियामेंट विच कम्स अंडर अस। तो अगर हम उनसे कंसल्ट करेंगे तो फिर हमारी जो मोनार्की है, जो हमारी जो बादशाहत है वो किस काम की है। सो इट वाज अ काइंड ऑफ, वो शर्म महसूस करते थे अगर वो पार्लियामेंट की इज़्ज़त करे या फिर पार्लियामेंट की बात सुने या फिर उनके सजेशंस को माने, तो ये उसके अपने लिए वो हद तक समझते थे, तो नहीं फॉलो कर रहे थे पार्लियामेंट को। तो इस तरह से एक टेंशन पैदा हो रही थी और पैदा हो भी चुकी थी और काफ़ी हद तक ये टेंशन जो थी ये बहुत ही बड़ी टेंशन बन गई थी, क्योंकि इसके नतीजे में फिर एक वॉर, वहाँ पर एक जंग भी हो जाती है। सो पार्लियामेंट इज ऑन पार्ट वाज डिटरमाइंड टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कर रहे थे पार्लियामेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बहाल करने के लिए वो सब कुछ स्ट्रगल कर रहे थे एंड दे डू नॉट वांट टू सकम बिफोर द आउटरेजियस डिमांड ऑफ द किंग्स, वेदर जेम्स था या फिर चार्ल्स था, एंड ही वाज फोर्स्ड। तो इस तरह से जो मैटर कम टू अ हेड अर्ली इन द रेन ऑफ द चार्ल्स। जैसे ही चार्ल्स आता है तो वो तकरीबन 6 टाइम वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता है, क्योंकि चार्ल्स टैक्सेस लगाना चाहता है। और किस लिए लगाना चाहता है, ताकि वो फिर वॉर कर सके दूसरे ममालिक के साथ, जस्ट टू मेंटेन हिज सुप्रीमेसी। एंड पार्लियामेंट वाज इन नो मूड टू गिव मनी टू द चार्ल्स फॉर द फाइटिंग। तो इस तरह से लोगों को मना कर दिया था चार्ल्स ने, पार्लियामेंट ने, कि चार्ल्स को कोई, द किंग को कोई टैक्स नहीं देगा। और यहाँ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ही डिसॉल्व द पार्लियामेंट, ही डिसॉल्व द पार्लियामेंट। और ये तकरीबन 11 साल तक ये पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है, फंक्शन नहीं करती और ये कंट्री पार्लियामेंट से महरूम होती है। तकरीबन ये दौर शुरू होता है तकरीबन 1629 से लेकर 1640 तक। पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट की बात नहीं सुनता, इवन द पार्लियामेंट होती भी नहीं है। तो जब पार्लियामेंट दोबारा से आ जाती है तो चार्ल्स रूल्ड आउट विदाउट, चार्ल्स ने अभी तक 11 साल तो उसने रूलिंग की थी विदाउट पार्लियामेंट, लेकिन जैसी हैं, और इसको हम कहते हैं द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। हम इसको 11 ईयर्स के पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब ये जो टायरनी है ये जब ख़त्म हो जाती है, जब पार्लियामेंट दोबारा से आ जाती है, तो पार्लियामेंट्री जो लीडर्स होते हैं और उसके जो बाकी जो अपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनका जो एक स्टांस होता है, एक नैरेटिव्स होती हैं, तो वो सामने लेकर आता है कि वो क्या करते हैं कि नहीं मानते, वो चार्ल्स को नहीं मानते। एंड लेकिन चार्ल्स ऑन द अदर हैंड वही परसिस्टेंट होता है, वही ऑब्स्टिनेट होता है टू ऑब्टेन द मनी। ही अडॉप्टेड सेवरल इलीगल टैक्सेशन मेजर फॉर विच द ग्रेट रिसेसमेंट। तो 1634 में वो क्या करते हैं कि शीप मनी पर 1634 में था 16, वो शीप मनी के थ्रू टैक्सेस लगा देता है कि जो भी पोर्ट पर आएगा, चाहे वो फॉरेन ट्रेडर्स हो या लोकल ट्रेडर्स हो, तो वो किंग को टैक्सेस देगा, अदरवाइज़ उसकी शिपमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर उसको
यहाँ पर भी उसको एक डिफेंस मिलता है। एक जॉन हैम्पडन इज़ अ पर्सन एज अ प्योरिटन स्क्वायर था और रिफ्यूज टू पे ऑन द ग्राउंड दैट इट हैड नॉट बीन सेक्शन बाय द पार्लियामेंट, सो ही वाज ट्राइड एंड कंडेम्ड बाय द जजेस हु वर अफ्रेड ऑफ द किंग। क्योंकि यहाँ पर जो जजेस थे, जैसे पाकिस्तान के आज हालात हैं, तो जजेस भी तो किंग से डरे हुए थे। तो इसके नतीजे में ये सारी जो टेंशन चल रही थी, इसके नतीजे में क्या हुआ कि एक सिविल वॉर आती है। सो द रियल कॉज बिटवीन एज अ रिजल्ट ऑफ द सिविल वॉर, और ये सिविल वॉर को द वॉर ऑफ द थ्री किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि एक साइड पर स्कॉटलैंड था तो दूसरे साइड पर आयरलैंड था, और फिर इंटरनली जो पार्लियामेंट था वो भी इसके खिलाफ था। तो ये सिविल वॉर 1642 में शुरू होती है, जिसको हम वॉर ऑफ द थ्री किंगडम्स भी कहते हैं। और ये सब सारे के सारे जो थे वो किंग्स की अगेंस्ट थे। और जब सिविल वॉर यहाँ पर शुरू होती है, सो ही इन्फोर्स्ड रिचुअल इन द चर्चेस एंड बैन प्यूरिटन और नॉन कन्फर्मिस्ट, जो प्यूरिटन को भी वो बैन कर लेता है, जो नॉन कन्फर्मिस्ट वर्शिपर्स थे, जिसमें हम फिर लिटरेचर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे थे, जिसमें हम बुनियान को भी हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हैं जो नॉन कन्फर्मिस्ट थे, जो गवर्नमेंट के साथ एग्री नहीं कर रहे थे, जो खुद अपनी तरफ से लिख रहे थे। और किंग को लग रहा था कि ये लोगों के माइंड को चेंज कर रहे थे, तो उनको भी सबको उन्होंने बैन कर दिया था। सो दिस इज़ द प्यूरिटन फाउंड इनटॉलरेबल एंड मेनी माइग्रेटेड टू अमेरिका। बहुत सारे जो प्यूरिटन्स थे वो अमेरिका चले गए थे, और वहाँ पर उन्होंने एंग्लिकन वर्शिप पर भी पाबंदी लगा दी थी, और स्कॉटिश चर्च। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बिल्कुल एड फ्यूल टू द फायर था। तो इसकी वजह से जो एक वॉर थी वो चढ़ गई थी। सो पार्लियामेंट अगेन द सेम ईयर, दिस इज़ नोन एज द लॉन्ग पार्लियामेंट सिंस इट कंटिन्यूड फॉर नियरली 20 ईयर्स 1640। सो 1640 से लेकर 1660 तक। इट इज़ दिस पार्लियामेंट विच सा द किंग आउट ऑफ द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ हैम्पडन एंड द क्रॉमवेल। वहाँ से क्रॉमवेल की एक लीडरशिप सामने आई पार्लियामेंट की तरफ से। और एज ए रिज़ल्ट जब जो सिविल वॉर जो चल रही थी, तो इसके नतीजे में किंग चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया। और क्योंकि ये 14 जनवरी 1642 में जो वॉर जो चल रही थी, ये जो थी ये ठीक नहीं थी, और क्रॉमवेल उसने क्या किया, 1649 को चार्ल्स को उसने बीहेड कर दिया था। तो इट शॉक द पीपल कि यहाँ पर मिल्टन भी आता है, मिल्टन भी तरह तरह के पम्फलेट वगैरह लिखता है ताकि जस्टिफाई कर सके इस चीज़ को। लेकिन जो था क्योंकि ये चीज़ जो थी ये यूनिक थी कि किसी किंग को बीहेड करना, तो इस तरह से ये सिविल वॉर जो थी ये एंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है, हमें ये चीज़ एक ज़रूरी है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द ट्रायल एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग वाज द डिसीजन ऑफ द क्रॉमवेल। क्रॉमवेल का फैसला था कि हमने क्या करना है, हमने किंग को एग्जीक्यूट करना है। हमने ये जो क्रॉमवेल था, जो लीडर था, जो प्योरिटन का जो लीडर था, जो प्योरिटनिज्म को रिस्टोर करना चाहता था, तो क्रॉमवेल, तो उसका ये डिसीजन था कि हमने किंग को एग्जीक्यूट करना है। और उसकी जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी थी, दिस प्योरिटन सेक्ट कार्ड एज अ कांग्रेगेशनलिस्ट, इसको हम कहते हैं कांग्रेगेशनिस्ट, इसको हम ये कहते हैं। बिलीव्ड इन द फ्रीडम ऑफ द चर्च, फ्रीडम ऑफ द चर्च में लेकिन करते थे, एंड अलाउड ऑल द सेक्ट टू वर्शिप एज दे प्लीज्ड। सो पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड वाज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ प्रेस्बिटेरियन who were for the uniform system of Presbyterianism and would not permit such tolerations. So neither the parliament nor the people in the general wanted king's trial or execution, but however Cromwell therefore purged parliament of its moderate Presbyterian and forced the parliament to bring the king into the trial, and he was condemned and his head cut off on the 3rd January 1649.
So the pathos of the beheading scene was heightened by the king's dignified bearing. Execution was looked upon as murder and the king's as a जिसकी वजह से जो किंग था, जो ट्रायड किंग था, लेकिन फिर भी उसको शहीद कहा गया. But England was helpless and submitted to the rule of the Cromwell and his army. It was different with the Ireland and Scotland. Both rose in favor of the king's son, but were crushed by the Cromwell. लोग चाहते थे कि किंग, क्योंकि वो मोनार्की हो ही चाहते थे, वो चाहते थे कि जो सन था किंग्स चार्ल्स द फर्स्ट का, उसका सन आ जाए. ऑल्दो वो खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रॉयल ब्लड को ख़त्म नहीं करना चाहते थे. लेकिन जो क्रॉमवेल की जो आर्मी थी, उन्होंने उसको क्या किया, क्रस्ट कर दिया था. एंड दे वर यूनाइटेड टू इंग्लैंड इन अ क्रॉमवेल था. सो ये जो था, ये सब कुछ हो रहा था. क्रॉमवेल जो था, उसने डिसॉल्व इट बाय फोर्स 1653. ही कॉल्ड सेवरल पार्लियामेंट्स आफ्टर दिस. ही डिड नॉट गेट ऑन विद एनी ऑफ देम. वो पार्लियामेंट से खुश नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट इस एक्ट के खिलाफ था कि किंग को भी हेड नहीं करना चाहिए था. सो ही डिड नॉट गेट ऑन विद एनी ऑफ देम and he took over to regain of the government in his own hands and ruled as a military dictator. Cromwell जो था वो monarch तो नहीं था, लेकिन हम उसको military dictator कह सकते हैं. लेकिन जब उसके 1558 में जब डेथ होती है, his son Richard Cromwell who took over was incompetent, and for more than a year England faced crisis until the general monarch who emerged as the most powerful leader of the army called a free parliament. लेकिन जो चीज़ें थी क्रॉमवेल की हुकूमत में, वो भी ठीक नहीं चल रही थी. एंड पीपल डियरली वांटेड कि वो किंग्स चार्ल्स टू के द चार्ल्स टू द सन ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट, उसको लेकर आए और रेस्टोरेशन हो जाए. सो दे इनवाइटेड द beheaded king's sons to the throne of England as the Charles too. So Cromwell maintained peace, order at home, and raised the prestige of England abroad. He organized the navy, which had been neglected by the James and the Charles, but with its help made England a great sea power. Sea power भी बना था. English fleet defeated the Dutch. Dutch means Netherlands, and wrested from the Spain. वहाँ पर स्पेन के साथ भी वो लोग एक जमाइका जो जजीरा था, वहाँ पर भी उनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे. एंड कई शिप जो थे उन्होंने क्या किए थे, वहाँ पर हंसाने के बड़े शिप्स उन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे. On the other hand, on the other side of the balance sheet, अगर हम प्यूरिटन को, तो प्यूरिटन made them slaves, by their bigotries. उन्होंने उनका जो नैरोनेस था, उसकी जो austerity थी, simplicity थी, उसकी जो strained morality थी, लोग तंग आ चुके थे इससे कि अब ये क्या हो रहा है. सो इन देयर अटेम्प्ट टू मेक पीपल गुड बाय फोर्स, दे क्लोज्ड द थिएटर. उन्होंने थिएटर्स को स्टॉप कर दिया था, और ड्रामा को उन्होंने बैन कर दिया था. एंड फ्रॉन्ट अपॉन डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट्स. वो लोग नफ़रत करते थे, डांस को भी बुरा भला कहते थे, म्यूज़िक को भी, आर्ट्स को भी, और अदर जो इनोसेंट प्लेजर थे, क्योंकि वो समझते थे कि मैन जो है वो बाय बर्थ सिनर है, एंड मैन हैज़ नो राइट. मैन को अपनी ज़िंदगी, इंसान को अपनी ज़िंदगी पीसफुल तरीके से गुजारनी चाहिए. पीसफुल मीन्स इन अ सेंस कि सिंपल तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए. और तो इस तरह से जो था एक बहुत ही सख्त हालात पैदा हो चुके थे के लोगों के लिए प्योरिटन से, क्योंकि उन्होंने जो बुनियादी जो फ्रीडम था, जो आज़ादी थी, वो छीन ली थी. तो इसके साथ साथ जो फ्रीडम फाइटर हैड देमसेल्फ बिकम अ ट्रायंट. जो पहले फ्रीडम फाइटर्स थे वो अब खुद एक ट्रायंट बन चुके थे. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट द पीपल इन जनरल केम टू हेट द प्यूरिटन इंटेंसली एंड वर हैप्पी टू गेट रीड ऑफ देयर यॉर्क. तो ये एक पॉलिटिकली सिचुएशन थी प्यूरिटन एज की. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंट लिटरेरी जॉनर्स, द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो वहाँ पर हो रहे थे. तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इन सारी चीज़ों को. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आस्क मी. थैंक यू सो मच.